हेलो वीवर्स, आज आपके सामने में फिर एक नए टॉपिक के साथ आया है आपके प्यारा सा चैनल उस्मानी सर में। टॉपिक का नाम है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बच्चों, हम लोग सेल्स को अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से, हमें सर्किट में कितने करंट की आवश्यकता है, कितना करंट चाहिए, उसके लिए हम लोग सेल्स को कंबाइन करते हैं। तो मेरा पिछला वीडियोस अगर आपने देखा होगा, अगर आप बिल्कुल नए व्यूवर्स हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा। आप हमारे बैक वीडियोस को अगर देखा होगा, लेक्चर्स को देखा होगा, वहाँ पे हमने सेल्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया है बड़े अच्छे ढंग से। बहुत शॉर्ट क्लास, बहुत बड़े लेंथ का क्लास नहीं है, आप विद इन सम मिनट्स उसको आप देख सकते हो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली सेल्स को तीन तरह से कंबाइन करने की बात करा। उसमें एक है हमारा सीरीज, दूसरा है पैरेलल और तीसरा कॉम्बिनेशन है उसका मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब होता है बच्चों, यानी उसमें हमारा सीरीज भी हो सकता है यानी और पैरेलल भी हो सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमने सेल्स को सीरीज में कंबाइन किया है तो इससे हमें किस तरह का बेनिफिट होगा, उस सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए और उस सर्किट में किस किस तरह के रेजिस्टर्स के लिए ये सर्किट ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर हमने सेल्स को सीरीज में कंबाइन किया है। तो चूंकि सीरीज में कंबाइन करना, कभी पैरेलल में कंबाइन करना, वो सर्किट के डिमांड के हिसाब से हम लोग करते हैं। अब किस डिमांड सर्किट के अनुसार हम लोग इसको सीरीज करेंगे या पैरेलल करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमम करेंट्स फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हम लोग बच्चों करते क्या है, वो आइडेंटिकल सेल्स को ले लेते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है वह सेल जिनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिमिलर हो और उनके अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सिमिलर हो। तो हमने एक सर्किट यहाँ डिजाइन करा है, इसमें हमने नंबर ऑफ सेल्स लिया है। जैसे एक सेल हमने लिया है और उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R लिया, स्मॉल r। इसी तरह से इनका भी वही सेम है। इस तरह से हमने ये फर्स्ट सेल है, सेकंड, थर्ड, और इस तरह से हमने नंबर ऑफ सेल्स को हमने यहाँ पे जो है अप टू n सेल कर दिया। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, डैश 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 अप टू n सेल। तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स इतने हैं और ये सारे सेल्स को हमने सीरीज में कंबाइन करा है। अब जब सीरीज में कंबाइन करा है तो हम लोग इसका इफेक्टिव ईएमएफ देखते हैं। तो इसका इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा बच्चों, इसका इफेक्टिव ईएमएफ को देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ई इफेक्टिव यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इफेक्टिव। जब सेल्स को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि इनका जो इफेक्टिव वैल्यू होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, वो इंडिविजुअल का सम होता है। यानी जितने भी हमने यहाँ रखा है इन सब का सम होता है, इन सब का ऐड होता है। चूंकि इन सभी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिमिलर है तो सब में ई आ जाएगा। इसी तरह से अप टू n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिमिलरली हमने रेजिस्टेंस भी, चूंकि हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सब सीरीज में आ गया, तो अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्टिव वैल्यू निकालना है तो ये भी हो जाएगा R प्लस R अप टू n टर्म्स या n टाइम्स, n बार इसको हमें ऐड करना है। तो ये भी हमारा वैल्यू हो जाएगा NR। तो ये वैल्यू हो गया हमारा इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कॉम्बिनेशन का और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस पूरे कंबाइंड सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू का। अब हमें सर्किट में करंट देखना है। मान लिया जाए कि इस पूरे सर्किट में हमारा करंट फ्लो करता है I। अगर ये करंट इस सर्किट में I फ्लो करता है, ये I करंट फ्लो करता है, तो इस सर्किट का करंट के लिए क्या आ जाएगा, तो करंट के लिए जो वैल्यू आता है बच्चों, ये होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है सेल्स हमारा, वो वैल्यू यानी NE हो गया एंड डिवाइडेड अपॉन रेजिस्टेंस। तो सेल्स का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस का इफेक्टिव वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ ले रखा है NE
NR और ये NE हुआ हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, और NR हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। और चूंकि सर्किट में हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने की बात करा है, हमने जहाँ भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहीं कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पे हम लोग रेजिस्टर्स के फॉर्म में उसको हम लोग दिखाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस R है, इसका मतलब वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है, एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, या यूँ कहो कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये सवाल ये है कि ये जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जितने दिया हुआ है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट का ये भी सीरीज में है, तो सीरीज में इसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, दिस इज R। अब इन वैल्यूज को लाने के बाद अब हमें देखना है कि ये करंट हमारा किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है, किस टाइप के सर्किट के लिए ज़्यादा ये फायदेमंद है, लाभदायक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ केस 1 देख रहे हैं। ये जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो सकता है इट मे हैपन कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, हो सकता है कि उससे बहुत बड़ा वैल्यू हो जाए। तब इस केस में ये करंट का वैल्यू हो जाएगा NE अपॉन NR, यानी ये जो वैल्यू है R का वैल्यू बहुत बड़ा है NR से। तो अब अगर ये सम में है और ये वैल्यू बहुत बड़ा अगर दिखा रहा है तो इस वैल्यू को इसमें ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इस वैल्यू को R ले सकते हैं। अब अगर इस N को बाहर करें तो ये वैल्यू आता है हमारा E अपॉन R, यानी N इंटू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, एंड वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को हम लोग करंट कहते हैं। तो ये हमारा एक करंट हो गया, दिस इज करंट। तो अब ये कह सकते हैं कि अगर हमारे इस सर्किट में रेजिस्टेंस जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, यानी जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो अगर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के, इंटायर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर है, तो उस समय जो हमें सर्किट में करंट मिल पाएगा वो करंट जितने सेल्स हैं N सेल, वो सारे N सेल्स करंट को प्रोवाइड करता है, यानी ये सारे करंट जो अब मिलता है हमें ये करंट सर्किट में, वो सारा टोटल करंट जो होता है यानी टोटल सेल्स उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो बोलते हैं N टाइम्स ऑफ द करंट, यानी जितना सेल्स वहाँ पे हमने ऐड करा है उतना टाइम्स हमको करंट मिल जाएगा या मिल पाएगा। लेकिन अगर हमारा रिवर्स केस हो जाए, मतलब कहने का है कि हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो वैल्यू बहुत छोटा अगर हो, वेरी वेरी लेस देन NR अगर हो जाए, तो उस केस में हमारे सर्किट का जो करंट है वोल्टेज यानी NE है अपॉन रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो अगर ये NR का वैल्यू इस R से बहुत बड़ा हो जाए तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये, इसको अगर हम ना भी लें, इंक्लूड ना करें, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा है इसके रिस्पेक्ट में, तो हम इसको NR कह सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आया हमारा E अपॉन R, यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का मामला आ गया, तो दैट इज करंट, ये करंट आ गया। इसका मतलब है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे सर्किट का इंटरनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सेल का उसके रिस्पेक्ट में अगर बहुत कम है, तो हमें करंट जो मिलेगा एक्सटर्नल सर्किट में केवल एक सेल के कारण जो करंट होता है वही मिल पाएगा। हमें 10, 20, 50 सेल को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो करंट यहाँ मिलता है सिर्फ एक सेल का करंट मिलता है। लेकिन यहाँ अगर करंट मिलता है, आप जितने सेल्स को कंबाइन करोगे, 10 को करोगे तो 10 टाइम्स मिलेगा, और अगर 50 करें तो 50 टाइम्स मिलेगा। तो जितने सेल्स को आप सीरीज में जोड़ोगे तो इस केस में उतना टाइम ज़्यादा करंट मिलेगा। लेकिन यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ एक ही सेल का करंट ही मिल पाता है। इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन बेनिफिशियल कब है, सीरीज कॉम्बिनेशन कब बेनिफिशियल है, तो हम लोग लिखेंगे हैंस it is useful to combine the
cells in series when external resistance is large, when external resistance is large, यानी जो बाहर में हमारा रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू अगर बहुत बड़ा है, यानी हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत है सर्किट में, यानी हमें सर्किट में ज़्यादा करंट को कंज्यूम करना है, ज़्यादा अप्लायंसेस चलाना है, ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है, तो उस समय हमें सेल को सीरीज में कंबाइन करना चाहिए। चलो अब आता है हमारा दूसरा कि अगर हमने उसको पैरेलल कंबाइन किया तो हमें किस तरह के सर्किट होना चाहिए। अब हमें सेल को पैरेलल कंबाइन करना है, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स n है, n सेल को हम लोग पैरेलल कंबाइन करेंगे, n सेल को पैरेलल कंबाइन करते हैं हम लोग। मान लिया एक सेल है हमारा यहाँ पे, दिस नेक्स्ट दिस डैश डैश डैश, हमारे पास nth सेल ये है, और ये सारे सेल्स को हमने पैरेलल कंबाइन करा है, पैरेलल। और ये दो पॉइंट से हमने कनेक्ट करा है, एक हर एक सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से, और ये हर एक सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे पॉइंट से, और उसके बाद इस सर्किट को हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है। और हर एक सेल का चूंकि आइडेंटिकल है तो हर एक का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, हर एक का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेम होगा, हर एक का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेम होगा, ई होगा, हर एक का ई होगा, और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। आइडेंटिकल बोले तो एवरीथिंग सेम, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। अब हमें ये देखना है, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। अब इस कॉम्बिनेशन में हमें सबसे पहले इफेक्टिव ईएमएफ निकालना पड़ेगा, जो हम लोग करते हैं अक्सर। तो यहाँ पे इफेक्टिव ईएमएफ जब निकालेंगे, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट ईएमएफ जो कहो, या इफेक्टिव इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, क्योंकि हमें जितने भी सेल्स लगाना है वो फर्क नहीं पड़ता है, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का पॉइंट ए और बी है, तो इनके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जिसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। और चूंकि हर एक सेल्स को हमने सेम पॉइंट से जोड़ रखा है, इसका मतलब है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर हम बात करें टर्मिनल्स का यानी सेल्स का, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबके लिए बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू हमारा ई आएगा सिर्फ, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे दिस प्लस दिस, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको अब ऐसे समझो बच्चों, मान लो हमारे पास एक पॉट है और इस पॉट में हमने इतना पानी का लेवल रखा है। अब इसलिए अगर हमने दो पॉट इसके साथ कनेक्ट करा है, दो पॉट और कनेक्टेड है, तो जो पानी का लेवल यहाँ होगा ऑब्वियसली यहाँ भी पानी का लेवल होगा, चूँकि कनेक्टेड है। अब अगर इसमें पानी का लेवल, अगर हम किसी में भी पानी के लेवल को कम करेंगे तो जितना लेवल आ जाएगा फाइनली वही पानी का लेवल हर एक के साथ आएगा। ऐसा नहीं कि इसमें निकल गया तो ये नहीं, ये हर एक के साथ यही रहेगा। तो इसका मतलब है जितने भी सेल्स को आपने इस पॉइंट से जोड़ा है, पॉइंट ए से कनेक्ट करा है, तो इनके जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, यानी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, वो हर एक सेल्स के लिए सेम होगा, यानी सबका लेवल सेम होगा। जैसे यहाँ नज़र आ रहा है आपको लेवल सेम आता है, तो हम लोग उसको बेहतर समझने के लिए इसी तरह से लेवल से हम लोग क्लियर करते हैं, तो ये सेम आएगा। लेकिन जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे बच्चों, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ये उसका जो इफेक्टिव वैल्यू होता है, उसका इफेक्टिव वैल्यू जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल उसका व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं, 1/√2
आर इफेक्टिव करेंगे तो 1/r प्लस 1/r और ये अप टू n टाइम्स चलेगा, 2n टाइम्स। हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स टोटल n है, तो अब इन सब को ऐड करोगे तो ये n/r हो जाएगा। अब इसको रिवर्स कर देंगे, r इफेक्टिव या इक्विवेलेंट बोलेंगे तो ये r/n हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये हमने किन के साथ कनेक्ट करा है, तो ये तो हमारे साथ क्या हो गया, ये सारा चीज़ ये सभी हमारा आपस में पैरेलल है। लेकिन जब इन सब का इफेक्टिव या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने Req कहा इन सारे का, तो दिस मच यानी सिंगल, आप ये मान के चलो हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास एक ही है और वो Req है। तो दैट वेरी सिंगल Req एंड दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अब अगर देखेंगे तो ये सीरीज में आ जाएगा। अब ये और ये मिलकर के सीरीज में आ जाएगा। तो अब अगर हम बोलेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में क्या है, तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे बच्चों, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R/n। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन सर्किट में हमें करंट की बात करना है, तो जब हम करंट की बात करते हैं, अब करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर हम करंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। बस समझने के लिए इसको, वोल्टेज का वैल्यू क्या है, ये E में आ रहा है और रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है R प्लस स्मॉल r/n। तो ये हमारा करंट का एक फॉर्मूला आ गया। उस सर्किट में जो हमारा करंट मिल रहा है, इतने सारे n नंबर ऑफ सेल्स को हमने पैरेलल कंबाइन करके सर्किट में जो हमें करंट मिला वो करंट इतना मिला। अब ये करंट देखना है कि ये करंट किस तरह के सर्किट के लिए बेनिफिशियल है, वो कितना कारगर है, किसके लिए कारगर है। तो हमें यहाँ दो अलग अलग केस पर विचार करते हैं। तो बच्चों पहला केस लेते हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल केस है। इसमें बोलेंगे कि R का वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन R/n अगर हो जाए, यानी ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सारे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट वैल्यू है उससे अगर बहुत बड़ा हो जाए, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज यानी EMF अपॉन ये वैल्यू चूंकि बहुत बड़ा है इससे, तो इसके साथ इसको ऐड करें ना करें फर्क ना पड़ेगा, यानी इसका राउंड ऑफ वैल्यू की बात करते हैं तो लगभग ये R के इक्वल होगा। अब ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस यानी करंट, तो इसको बोलेंगे करंट बाई वन सेल, यानी एक सेल जितना करंट देता है उतना ही करंट यहाँ अवेलेबल है हमको। जबकि हमने सर्किट में कितने सेल्स को कंबाइन करा है, तो इस पूरे सर्किट में हमने n सेल को कंबाइन करा पैरेलल में। लेकिन फायदा क्या हो रहा है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा है तो हमको करंट सिर्फ एक सेल का मिल पा रहा है, बाकी सेल का करंट नहीं मिल पा रहा है, तो बाकी सेल को हमें कनेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब अगला आता है केस हमारा केस 2। केस 2 में देखते हैं हम लोग कि मे बी के R का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन R/n हो जाए, यानी जो बाहर में हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है उसका वैल्यू बहुत छोटा है, यानी हमारा जो टोटल सेल्स है सारे सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत छोटा है। तो उस समय हमारा सर्किट करंट कितना हो जाएगा, तो सर्किट करंट हो जाएगा E अपॉन, इसको हम R/n मान सकते हैं। दिस इज वेरी ग्रेटर वेरी लार्ज वैल्यू एज कंपेयर दैट ऑफ दिस R। इस R के रिस्पेक्ट में बच्चों इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है और उसमें छोटा चीज़ को अगर जोड़े ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक प्रशांत महासागर, उससे 1 कप पानी उसमें जोड़ दो, डाल दो, तो उसके पैसिफिक ओशन का लेवल ना उठेगा ना घटेगा, कुछ नहीं, एज इट इज़ रहेगा। तो वही बात है कि बहुत बड़ा वैल्यू अगर है उसमें छोटा वैल्यू को डालो, निकाल दो, जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये n ऊपर आ जाएगा बच्चों, तो ये NE/R हो गया। फिर अगर इसको अगर देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट है, तो यानी ये हो गया N मल्टीप्लाइड करंट, मतलब कि हमें अब जो करंट मिल रहा है कितने सेल्स का मिल रहा है, नंबर ऑफ सेल्स हमने n लिया है। अगर हम 10 सेल्स लिए होते तो हमारे पास करंट्स क्या होता, 10 टाइम्स हो जाता। अगर हमने 100 टेंस लिया होता तो करंट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी
पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सेल्स जितने कंबाइन करोगे उतने टाइम से आपका करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत छोटा हो, इसका मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूजफुल है, तो हम लोग लिखते हैं एनबी में इसको, हेंस इट इज यूजफुल टू कनेक्ट या कंबाइंड द सेल्स in parallel if external resistance is very low यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत कम हो, बहुत थोड़ा सा हो, तो उस समय हमें सेल्स को पैरेलल कंबाइन करना चाहिए। अब दो बात याद रख लेना बच्चों, यानी सेल्स को अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो हम तब करेंगे जब हमें ज़्यादा करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए, और सीरीज पैरेलल में हम तब कंबाइन करते हैं जब हमें कम करंट की ज़रूरत पड़े, यानी जो हमें कंजप्शन करना है सर्किट में, हमारा जो रजिस्टर है वो बहुत कम है, छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो उस केस में सेल्स को हमें कंबाइन करना चाहिए। किस फॉर्म में? तो पैरेलल फॉर्म में। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। तो इस तरह से सेल्स का कॉम्बिनेशन हमने कंप्लीट करा। इसके बाद इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, हमारे सारे इन वीडियोस को देखते रहें। आपको 12th क्लास का टोटल सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। आप हमारे साथ अगर बने रहते हैं, हमारे साथ पेन एंड पेपर लेके अगर बैठ जाते हैं, साथ साथ में अगर आप नोट्स भी बना लेते हैं, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये क्लास इनफ है। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके 12th का टोटल सिलेबस आपको मैं कवर कराऊंगा आपके इस यूट्यूब के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।